Good evening, sir. Good evening, sir. लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर कर लिया था, तो थ्योरी सारी डिस्कस कर लिया हमने इसकी, है ना। बस कुछ न्यूमेरिकल्स बचते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बच्चों को ठीक से आता है, लेकिन ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नहीं जानते आप, है ना। तो दोनों आपको करना है ठीक से। तो आज थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल से करेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की थ्योरी मैंने आपको लास्ट क्लास में सारी बता दी कि भाई व्हाट इज अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना, बार मैग्नेट का कंसेप्ट क्या है, और प्लस मैंने डिस्कस किया था आपका जो 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, है ना, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, है ना। उसमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे इनका बिहेवियर होता है, और लास्ट में जाके स्टेरिसिस, है ना। तो इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं आपका कुछ इसके मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ आपको। आज आपकी मैग्नेटिज्म की लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो लास्ट क्लास में जो भी चीज बची होगी वो मैं आज आपको बता, है ना, कि जो भी कंसेप्ट आपको अभी तक नहीं आता होगा आज वो क्लास में डिस्कस होगा, राइट। वन बाय वन आई विल गिव फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप ट्राई करो, है ना, और फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ, है ना। आई विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम स्टार्ट जब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वी कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये आपका, वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आए मेरे पास, लेट मी चेक। अच्छा, ठीक है, चेक करता हूँ मैं भी आपको। आनंद, सही हो गया आंसर आपको? मुझे आंसर दिया ऑलमोस्ट सही है मेरे ख्याल से।
चलो चेक करते हैं हम इसमें, है ना, क्या आप बता रहे हो। कोर्सिविटी की वैल्यू आपको दी हुई है ना, आपको क्या दिया हुआ है, कोर्सिविटी की वैल्यू, है ना, कोर्सिविटी की वैल्यू से ही सॉल्व करना है आपको। है ना, वैसे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए, पता नहीं आप इतना लेट क्यों कर रहे हो। हाँ, ज्यादातर ऑप्शंस जो आ रहे हैं ए और सी में चॉइस बता रहे हैं, है ना। ए कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने सी भेजा है, तो लेट मी चेक। मेरे ख्याल से फिर वो उसी का डिफरेंस होगा। सी ऑप्शन सही होगा, है ना, सी ऑप्शन मेरे ख्याल से ठीक है आपका आंसर, है ना, आंसर सी इज करेक्ट है ना, कि इसमें आंसर जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो काफी लोगों ने सही आंसर भेजा है ना। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ, है ना। चलो, तो इसमें ये दिया हुआ है कि कॉर्सिविटी इतनी है, करंट इतना है, करंट कितना होगा ताकि ये मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाए, है ना। डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए, सही तो है। ये तो हम जानते हैं कॉर्सिविटी का अमाउंट वैल्यू क्या होती है ना। कल आप डिस्कस कर रहे थे ना हिस्टैरिसीस कर्व, तो हिस्टैरिसीस कर्व से ही एग्जांपल 1 कर लेते हैं। भाई कल आपने डिस्कस किया था बी एच कर्व, बी वर्सेस एच कर्व। तो जो आपका बी एच कर्व था वो आपका इस तरह से था, है ना। तो ये जो थी वो कॉर्सिविटी, तो कॉर्सिविटी एच की वो वैल्यू होती है जिसमें कि इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना। एच की वो वैल्यू होती है जिसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या पहले क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एच की वैल्यू जो होती है वो होती है बी नॉट बाई मी नॉट, और बी नॉट की वैल्यू होती है मी नॉट एन आई बाई मी नॉट। यहाँ से मी नॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देखो कॉर्सिविटी, ये एच ही तो कॉर्सिविटी है, तो कॉर्सिविटी इज इक्वल टू एन आई हो जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी कॉर्सिविटी बाई एन से डिवाइड कर देंगे, तो कॉर्सिविटी आपको दी हुआ है 3 × 10⁻³ है ना, बाई एन हम लिख लेंगे, तो एन हो जाएगा 100/10, है ना। ये क्या हो जाएगा सर आपका 100/10, तो 100/0.1 ले लोगे आप, है ना, कि 100 क्या ले लेंगे जैसे आपके 0.1 हम ले लेंगे, राइट। तो देखो क्या आपका आंसर आ रहा है ना। कॉर्सिविटी की वैल्यू मैंने सही लिखी है क्या, या कॉर्सिविटी कुछ डिफरेंट है आपका, है ना। देख लो जरा सर, तो इससे जो ऑप्शन सही होगा वो मैच कर दो आप इसमें, है ना, कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, स्मॉल एन, तो 100 टर्न्स है, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इससे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो इससे जो ऑप्शन आ रहा है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर इस तरह से कॉर्सिविटी की वैल्यू 3 × 10⁻³ दे रखी है, -3 नहीं है। 10⁻³ है, अच्छा, ये तो 10 पावर, तो 10 पावर यहाँ पे 3 आ गया, है ना। फिर तो ये 3 आंसर आ जाएगा ना, जो करंट की वैल्यू होगी वो 3 एम्पियर आपके यहाँ, है ना। तो 3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करना होगा आपको, है ना। तो 3 एम्पियर इनका करेक्ट आंसर, है ना। तो 3 एम्पियर आपका जो ऑप्शन था वो सही होगा, सही है, हिसाब कर लिया। तो इससे बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 3 एम्पियर आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, है ना। तो ये थोड़ा टर्म्स वगैरह आने चाहिए आपको कॉर्सिविटी, मतलब क्वेश्चन ही आसानी होते हैं। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
नीट में आपके इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी से सही से पढ़ना है इसको, एक बार रिवाइज करना अच्छे से इस चैप्टर। नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, स्पेशली दिस चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आंसर वाला चेक करो आप थोड़ा सा। देवांश आपका आंसर सही है। Kanan, your answer is correct. हाँ निमिषा सही आपका आंसर है। निमिषा योर आंसर इज करेक्ट। है ना, सही है। इसका जो आंसर होगा ना, आंसर विद 2m, है ना। 2m जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। एहसन मिनाज सही आपका आंसर था, है ना। ये जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, डी सही है। है ना। डी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेक्टर सम जैसा ही तो होता है। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप इसमें पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ कि भाई एक मैग्नेट आपने रखा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दूसरा आपने रखा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है। तीसरा आपने रखा, मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है। तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर अगर इसका रिजल्टेंट m डैश है, तो हम जानते हैं ये वाली लेंथ 2m के इक्वल होती है। m डैश की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 2m। हेक्सागोन में ये जो क्रॉस वाले साइड्स होती हैं ये 2m के इक्वल होती है। तो तीनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा, तो m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m। बिल्कुल सही। तो इसका 2m आंसर सही है। सब काम क्या ले लेंगे, वेक्टर सम, है ना, वेक्टर सम, है ना। किस काम क्या ले लेंगे, बेसिकली आपका वेक्टर सम। उसके बाद यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर ही हो जाएगी। करंट इंटू एरिया तो होता है, तो एम्पियर मीटर सही है। एम्पियर मीटर इज द करेक्ट।
ये तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है वैसे, तो कैलकुलेशन की एरर ही होगी। बाकी कंसेप्ट में देख लेते हैं। कैलकुलेशन में ज़्यादा है थोड़ी सी, कैलकुलेशन ज़्यादा है। हाँ, वंशिका योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। वंशिका योर आंसर इज करेक्ट। वंशिका का लगता है कैलकुलेशन कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग है। गुड, है ना? अच्छा, कैलकुलेटर यूज किया, ये भी सही है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब बड़ा मतलब उसने दे दिया ना अपने आंसर। तो भी चलो, आंसर तो मैच कर रहा है। कंसेप्ट तो सही यूज किया आपने, है ना? कंसेप्ट सही यूज किया, तभी तो आंसर आया आपका, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कुछ नहीं है। कल आपने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एक डाइपोल M1 ऐसे रखा हुआ है साउथ से नॉर्थ, और एक आपका M2 रखा हुआ है ना? तो इसका फॉर्मूला हम एक्सेल पॉइंट पे जानते हैं। एक्सेल पॉइंट पे फॉर्मूला होता है 2 म्यू नॉट इनटू m, है ना, बाई 4 पाई इनटू x, 4 पाई r, ये तो फॉर्मूला होता है। तो इस M1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्टफ होगी D1, और इस M2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्टफ होगी B, है ना? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे इस तरह से रिजल्टेंट हो जाएगी, और B की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और B1 B2 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से लिख लेंगे। यहाँ से मेरे ख्याल से जो चीज बाहर आ रही है बाहर ले लो, तो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई तो बाहर ही आ जाएगा, है ना? 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या आ जाएगा, तो कि आपका बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, तो कि आपका M1 बाई, है ना, आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा M2 बाई R1 क्यूब, R2 क्यूब का होल स्क्वायर, है ना? इससे सॉल्व करके नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, अब है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टफ, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टफ, तो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ये फॉर्मूला, है ना? तो इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर ये आना चाहिए, कैलकुलेशन अगर ठीक करोगे आप, तो 2 पाई 1 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आता है ना? कितने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, कितने टेस्ला उस पॉइंट पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो 2.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। अपने कैलकुलेशन एक बार चेक करना, है ना? तो और इस तरह से आपको M1 M2 R1 R2 दिए हुए है ना? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये अभी हमने सेम किया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। अभी तो हमने सेम कॉर्सिविटी का क्वेश्चन किया ना, तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस डाटा अलग है। डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर ही लो। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। गॉस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉस जो होता है यूनिट ऑफ क्या होता है, इसलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं।
चलो, कुछ क्या आपका है, इसका मतलब लगता है आपको क्लू नहीं मिल पा रहा है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ा सा, है ना। इसकी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है।
देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे, आपको ये फॉर्मूला पता है। मैंने बताया था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, कोई डायपोल, तो उसका टाइम पीरियड ये होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम किसका, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, और बी एच जो ध्यान रखना, बी एच हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। वैसे तो नॉर्मल केस में बी दिया होता है, लेकिन इस केस में जो फील्ड होती है कौन सी होती है, जो फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो लास्ट क्लास में हमने एंगल ऑफ डिस्कस किया था ना, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, तो ऑब्वियस बात है कि बी का आपको क्या यूज करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका बी एच हो जाएगा। तो बी एच एंड बी में रिलेशन हो जाएगा, है ना, कि बी और बी एच में क्या हो जाएगा, तो क्या आपका रिलेशन हो जाएगा। और देखो ये तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में चेंज कर दो, तो फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, हो जाएगा 1/2 पीरियड m इंटू बी एच की जगह पे हम लिख सकते हैं बी कॉस डेल्टा, है ना, डेल्टा इज द एंगल ऑफ ड्रिफ्ट भाई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो, अगर मैं दो फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना चाहूँ, f1/f2, है ना, तो ये जो रेशियो होगा बेसिकली बी और डेल्टा दोनों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एम और आई तो सेम ही है ना, मैग्नेट तो सेम ही था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगा b1 cos डेल्टा 1 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा b2 cos डेल्टा, ये आपका दोनों फ्रीक्वेंसी के रेशियो हो जाएगा। तो इसने पहले की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, मतलब 10/60 हो जाएगा पर सेकंड उसकी फ्रीक्वेंसी। f2 आपको पर सेकंड निकालना है, इस सेकंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और b1 b2 सब कुछ दिया हुआ है, ये 0.4 गॉस है, ये 0.4 गॉस है कॉस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू यहाँ 45 भाई, b2 की वैल्यू की आपको दी हुई 0.5 गॉस, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वजह से बहुत कम होता है, इसलिए हम लोअर यूनिट यूज करते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60। बस इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आती है ना f2 की वैल्यू, आंसर बाद आएगा 2.57 हर्ट्ज, है ना, इसको सब सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, है ना, 157 हर्ट्ज। ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चंस में ना बी नहीं बल्कि बी एच यूज होता है, अगर बी एच यूज होता है तो बी का वो कंपोनेंट हो जाएगा, तो बी का क्या होता है आपका कॉस कंपोनेंट, राइट, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेट क्या होगा, जैसे आपका एंगल ऑफ डेट इस तरह से क्या होगा, जैसे आपके इस केस में यूज हो, तो ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो कई बार अगर पहले से नॉलेज हो नहीं हो तो हम नहीं कर पाएंगे, हालांकि बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मीन्स वही चीज है
कि जो अभी हमने बोला है ना, कि भाई जिसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा जो मैंने अभी डिस्कस किया। हाँ, आदित्य शर्मा, लेट मी चेक योर आंसर। क्या बता दूं, तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही होता है जो आपने आगे डिस्कस किया। ये आंसर तो नहीं आ रहा जो आपने लिखा है। कुछ रूट्स वगैरह के टर्म्स में आ जाएगा, पावर के टर्म्स में ये आंसर नहीं आ रहा अभी। हाँ, कृतिका सही आंसर है। कुछ 2 की पावर 1/4 का टर्म्स में आंसर है ना, 2 की पावर 1/4 के टर्म्स। हाँ, देवांश था कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। Your answer is absolutely correct. सही बात है। हाँ, कृतिका नहीं, ये मेरे ख्याल से जो आंसर आ रहा है ना, वो 2 to the power 7/4 इज द करेक्ट आंसर।
है ना, कि भाई 2⁴ इज द करेक्ट आंसर आ रहा है। फाइनल जो आंसर है, इसका जो फाइनल आंसर है वो 2⁴ है। या अब जो टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू ये होगी, पहले जो टाइम पीरियड था 4 सेकंड, अब जो टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू जो होगी, है ना, 2⁴ है सेकंड, है ना। मेरे पास भी ये आंसर आ रहा है 2⁴ तो लेट मी चेक, है ना, कैसे ये आंसर आ रहा है ना। मैं इसको बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, है ना। इसको आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो मे बी। तो देखो क्या है, अभी आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ लिया, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कुछ भी नहीं है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी यही है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, आप लिख दोगे 2π√I/m। तो जब एक मैग्नेट होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इसी को मैं लिख देता हूँ T2, है ना। जब दो मैग्नेट आप लोगे जिसका कि टाइम पीरियड बेसिकली आपका 4 है, और दोनों इस तरह से m और m अगर इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट जो मोमेंट हो जाएगा वो √2m हो जाएगा ना। ये ध्यान देना, वेक्टर सम होता है, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, √2m। तो जो टाइम पीरियड T1 होगा जिसका कि 4 सेकंड है, उसका आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भी आप ध्यान रखना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का अगर आई है तो दोनों का मिलाएंगे तो 2i हो जाएगा, है ना। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी क्या आएगा, तो आपका वेरिएशन आएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी क्या जाएगी आपकी 2i हो जाएगी, है ना। वो भी आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले लोगे, 2i, है ना। क्योंकि एक मैग्नेट का अगर आई लिया था आपने, तो दोनों मैग्नेट अगर ऐसे रखे हुए हैं तो दोनों का सम हो जाएगा तो 2i हो जाएगा, बाई मोमेंट आपका √2m हो जाएगा इंटू b, बाकी सारी चीजें तो सेम ही। अब इन दोनों का आप रेशियो निकालो, तो जो सारे टर्म्स कैंसिल होंगे यहाँ से आपका आ जाएगा T2/T1, है ना। तो T2/T1 की जो वैल्यू आएगी वो आपका √2/2 आ जाएगी, सही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे T2/T1 इस केस में, क्योंकि T1 तो आपको दिया हुआ था, T2 निकालना था, तो T2/T1 अगर करेंगे तो आपका जगह उल्टा हो जाएगा, आपका √2/2 आ जाएगा, है ना। मीन्स यहाँ पे आपका अगर रेशनलाइज कर दें तो ये आपका 1/2 की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ √2 के ऊपर से √2 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 4 आ गया। अब T1 इसने 4 सेकंड दिया हुआ, जब दो मैग्नेट थे तो टाइम पीरियड कितना था, 4 सेकंड। यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 4 × 2 की पावर 1, मीन्स 2 की पावर, अगर हम टोटल ले लें तो 2 की पावर 7/4 सकता है। तो कई बार हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल जाता है, वो ध्यान रखना आपको। अगर एक मैग्नेट का आई है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। मोमेंटम वो तो सिंपल सम है, जो डाइपोल मोमेंट है उसका क्या ले लेंगे हम, वेक्टर सम ले लेंगे, तो उसका सम। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं इसमें, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 2 × 7/4 सेकंड्स नया जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफी, ये यूजुअली कहीं पढ़ाते नहीं हैं, तो सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही खूब सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं, लेकिन बच्चे फिर उसको कर नहीं पाते हैं अगर पहले से नहीं किया हुआ है। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपने देवांश जो आपने डाउट में क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, अलग अलग शेप का कैसे होता है, तो उसी के जैसा क्वेश्चन है कि वायर का अगर एल है तो बेंड कर देंगे तो कितना डाइपोल मोमेंट।
हाँ, पुलकित, योर आंसर इज करेक्ट। आंसर सही है। निमिषा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, कनन, योर आंसर इज करेक्ट। प्रणाम, प्रणाम, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है आपके आंसर दोनों ही ना। एक्चुअली में इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, कुछ नहीं करना है आपको। ए ऑप्शन, आदित्य शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आपने किसी वायर को इस तरह से बैंड कर दिया ना, तो दो डाइपोल बन जाएंगे। एक डाइपोल साउथ से नॉर्थ यहाँ पे आ गया, और एक डाइपोल साउथ से नॉर्थ यहाँ, और डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, अगर पूरे का इतना था। तो डाइपोल मोमेंट लेंथ का डायरेक्टिव क्वेश्चन होता है। ये मैंने एक बार कोई बताया था आपको कि अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो डाइपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला भी आप डिस्कस करते हैं। हम बोलते थे डाइपोल मोमेंट जो होगा वो QM इंटू डी हो जाएगा। QM पोल स्ट्रेंथ होता था, डी से मल्टीप्लाई करते थे, तो डी की जगह पे अगर डी/2 होगा तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी हाफ होगा। तो एक आपका m/2 इधर आ गया और एक m/2 इधर आ गया, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा आप निकालो। रिजल्टेंट दोनों का निकाल लेंगे, ये आपका हो जाएगा m/2 इंटू रूट। रैशनलाइज करोगे तो m/√4 हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन वर्क करते हैं, ये ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसके लिए आपका सही होगा। ये हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना, सही बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो कट करने पे साउथ पोल अपने आप आ जाता है वहां। जब मान लो कट भी कर देना उसे, तो आप साउथ पोल अपने आप आ जाता है बैंड करके। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द वायर, वायर वही साउथ टू नॉर्थ, कोई भी ले लो, एक एंड को साउथ ले लो, दूसरे एंड को नॉर्थ ले लो, है ना। वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। एक एंड को साउथ ले लेंगे, दूसरे को हम क्या ले लेंगे, नॉर्थ। इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि जब इसको आप मैग्नेटाइज करोगे तो साउथ नॉर्थ हो जाएंगे, है ना। तो उस टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे, है ना। भाई इसमें दिया नहीं होता कि साउथ एंड नॉर्थ कौन सा है, फिर मैग्नेटाइज करेंगे तो एक एंड साउथ हो जाएगा, दूसरा एंड नॉर्थ हो जाएगा। तो उस टर्म्स में मान लेते हैं कि साउथ नॉर्थ इसमें हो, एक एंड साउथ, एक एंड क्या हो जाएगा जैसे कि आपका नॉर्थ। जब 90 डिग्री पे टर्न करेंगे तो डाइपोल मोमेंट भी 90 पे हो जाएंगे, उसका रिजल्टेंट लेते हैं। ये लैंग्वेज कई बार यूज होती है। वायर का मतलब नॉर्मली वो मैग्नेटिक वायर ही होता है, तो एक एंड साउथ एक एंड नॉर्थ हो जाएगा। ये आपका you can go for this question.
आज या कल में आपको मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसको आप जरूर सॉल्व करना, है ना, कि आप अपने मेजर टेस्ट से पहले उसको एक बार जरूर सॉल्व। उस लगभग सारे चैप्टर्स के मिला के 400-500 क्वेश्चन होंगे, तो मेजर टेस्ट के पहले आपका वो टारगेट भी होना चाहिए। भाई मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि फिर मॉड्यूल आप छोड़ देते हो। हाँ सही है देवांश, आपका आंसर मॉड्यूल सॉल्व कर चुके हो आप सारे, तो मैं उसका आंसर दूंगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं इसका आंसर। डायरेक्शन में गड़बड़ होती है। निमिषा सही आंसर है आपका। विदुषी सही आंसर है। दिव्यांश सही आंसर है। वंशिका सही आंसर है। कनन सही आंसर है आपका। हाँ कृतिका, अब आपका आंसर सही है। डायरेक्शन की गड़बड़ थी ना, तो ध्यान देना होता है आपको। अगर थोड़ा सा डायरेक्शन की नहीं करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा आपका। एहसन मिनहाज सही है आपका। है ना, इसमें सी ऑप्शन सही है। अगर ना एम क्रॉस बी होता है अपोइंटमेंट, जो डॉक लगता है उसमें पहले आपका एम आता है ना, कि भाई बाद में बेसिकली आपका जो आता है बी आता है। अगर वो उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वरीक्षा सही आंसर है ना, आप सही आपका आंसर आ गया। सबने बाद में करेक्ट कर लिया, सही बात है ना। वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। ऐसी ऑप्शन में सही है, कुछ नहीं है, आपको पता ही है। तो ये जो टॉर्क वेक्टर होगा ये आपका एम वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। एम को पहले लिखना है, उसके बाद में बी लिखना है। तो इससे आपका -8 आई क्या पाए, है ना, ये एम क्रॉस बी होता है। एम क्रॉस क्या हो जाएगा इस केस में, बी हो जाएगा। तो सिस्टम सॉल्व, एम क्रॉस बी हो जाएगा। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सारे 12 मिनट के क्वेश्चन। पहले मैग्नेटिक का कर देता हूँ, फिर रिवर्स ऑर्डर में कर देता हूँ इसको। पहले मैग्नेटिज्म का, फिर कैपेसिटर का, फिर करंट का, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 4 चैप्टर आपके आ रहे हैं। लेफ्ट चेक करके कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका। कृतिका सही आंसर है। दिव्यांश सही आंसर है ना। विदुषी सही आंसर है आपका, है ना, सही बता रहे हैं, है ना, कि भाई करण चौधरी और आंसर इज करेक्ट, है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
है ना, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। कैसे आता है, आई जस्ट एक्सप्लेन। हाँ सही बात है, जब फ्रीली सस्पेंडेड होगा ना तो हमेशा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, है ना। भाई कोई भी चीज अगर फ्री होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है ना, ये तो रूल ही होता है, वही नेचर का रूल है कि हर चीज अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाती है। जब हम फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे ना, कोई भी मैग्नेट अगर फ्रीली सस्पेंडेड है तो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर देगा अपने आप। जैसे कंपास अलाइन कर देता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। ये अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इसकी एम की डायरेक्शन होगी, है ना, और ये बी की डायरेक्शन है। तो आप देखो इस स्टेज पे जो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है माइनस एम बी कॉस थीटा, होती है। थीटा जीरो हो जाएगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी होगी, है ना। अब आप क्या करते हो, इसको थीटा से टर्न करते हो तो जो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा, क्योंकि बी और अब उसमें एंगल थीटा हो गया ना। तो इनिशियल माइनस एम बी थी, फाइनल ये, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, एक्सटर्नल वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का मतलब हो जाएगा एम बी अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा, सीधी आपका सही है ना, तो डी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। भाई वर्क डन हमेशा डेल्टा यू से ही हम निकालते हैं। हाँ मतलब जब भी वर्क पूछा जाता है तो दे यूजली आस्क एक्सटर्नल वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय अस, एक्सटर्नल वर्क डन की हम बात करें। हाँ तो भाई जो एक्सटर्नल वर्क डन है उसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन उसके अपोजिट है, दिस इज द वर्क डन बाय अस, ये एक्सटर्नल वर्क डन की बात करते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली वर्क का मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स ही होता है, ये हम कर सकते हैं। आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कर लिया आपने, इसके बाद वी कैन गो फॉर सम मैग्नेटिक इफेक्ट क्वेश्चन जो आपके छूटे हुए हैं। ये नीचे कोई लाइन नहीं है हॉरिजॉन्टल, एक वायर है और एक लूप है, और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन गलत बनी। हाँ हो सकता है, अब मेरे पास इसका करेक्ट आंसर उतना नहीं है ना, कैलकुलेशन ही है इसमें तो। हाँ सही आंसर है, सही है। 10⁻⁻5 होगा ना मेरे ख्याल से, 10⁻⁻5 होगा। हाँ सही है।
अच्छा +5 आ रहा है, अच्छा लेट मी चेक। 10 पावर 5 आ रहा है, हाँ हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 10 पावर 5 आता तो 5 ही होगा। हाँ, और 2 सेंटीमीटर वाला ऊपर ही जाएगा ना। लेट मी चेक कर। चेक कर लेता हूँ इससे। अच्छा 10 पावर 9 है, ओहो। लेट मी चेक। सबके अलग अलग आंसर आ रहा है ना, अब मुझे फिर चेक करना पड़ेगा, है ना। लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। आप लोग का क्या आंसर आ रहा है पता नहीं। कुछ नहीं इसमें होता है, इसमें आपको होता है कि ये जो लाइट करंट होती है ये तो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और ये जो अनलाइट करंट होगी ये क्या करेगी, रिपेल करेगी, है ना। अनलाइट करंट क्या करेगी, इसमें रिपेल करेगी। पहले तो F1 निकाल लेते हैं, ये वाला तो कैंसिल हो जाएंगे। तो F1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये आपको सीधे फॉर्मूला ही पता होता है। F1 की वैल्यू हो जाएगी μ0 I1 I2। I1 की वैल्यू 4 है, I2 1 डिवाइड बाई 2 पाई डी। 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस आपका 2 आ जाएगा, है ना। 2 पाई डी है ना, डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 2 इंटू 10 पावर-2 आ गया। लेकिन ये तो एफ बाई एल का फॉर्मूला होता है, लेंथ से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 10 पावर-2 है ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, हम फोर्स पर लेंथ का फॉर्मूला ये लिखते सर वो 1 हैं। सेंटीमीटर है हाँ सर, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर आएगा कहाँ पे, सर, जहाँ पे अच्छा अभी बीच 2 में, ले रखा है। अच्छा बीच में गैप 1 सेंटीमीटर का है, ये वाला। और सर और उधर 2 आएगा। ये 2 यहाँ पे ये 1 आ गया, और ध्यान रखना ये फोर्स पर लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2/2 पाई। तो आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो μ0 I1 I2 आ गया, 2 पाई डी आ गया, लेंथ इसकी 5, 5 इंटू 10 पावर-2। तो यहाँ से अगर F1 की वैल्यू हम निकाले तो μ0 की वैल्यू पुट कर दो, और देखो ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, है ना। तो यहाँ से आपका ये जो वैल्यू होती है ये 4 पाई इंटू 10 पावर-7 होती है ना। ये क्या होती है, जैसे कि आपकी 4 पाई इंटू 10 पावर-7। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा ना, ये 2 बच जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 इंटू 10 पावर-7। अच्छा 5 भी है ना, तो यहाँ पे आपका आ गया 8 इंटू 5, मतलब 40 इंटू 10 पावर-7। ये तो आ गया, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, देखो आप उसमें 2 आ गया, 4 इंटू 8 हो गया, 8 इंटू 5 40 हो गया, और 10 पावर-7 तो 8। ऐसे आता है तो निकाल लो,
जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस केस में होगा F2, है ना। इस F2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे आपका F2 भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप F2 इसमें कैलकुलेट करोगे तो F2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज द म्यू नॉट I1 I2 तो सेम ही है, 4 into 1 by 2 pi d। अब d की जो वैल्यू होगी 1 plus 2 3 सेंटीमीटर into 3 to power minus 2 अगेन into अगेन 5 into 10 power minus 2। तो जो नेट फोर्स होगा इन दोनों को माइनस करके आप निकाल लो, तो इससे जो आंसर आ रहा है वो सही होगा। हाँ, तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है, जो आप आंसर बताओगे उसे बस यूनिट्स का इसमें ध्यान रखना। आप इसमें यूनिट्स का हम इसमें क्या रखेंगे बेसिकली आपका ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इससे जो भी आपका आंसर आ रहा है -7 के टर्म्स में आ रहा होगा ना, है ना। सही तो है आपने जो लिखा हुआ है। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है, इसका आंसर जो आता है वो 8/3 आता है। इसको सॉल्व करके 8/3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, जहां तक है ना मुझे जैसे याद आ रहा है इसका आंसर 8/3 इंटू 10⁻⁷। चेक कर लेना बाकी आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पता नहीं अब तक मैंने कहीं नहीं करवाया, ऐसे मिस हो गया होगा। ये तो हर साल होता ही होता है ना। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा आपको। दिव्यांश आंसर सही है आपका, बाद में जो आपने भेजा पहले सही नहीं था।
सही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगता है इसमें काफी। हाँ, कुछ लोगों के आंसर और भी हैं, मैं देख लेता हूँ। सिंगल करेक्ट आंसर है बेटा ये। वनीशा, आपका आंसर सही है, एक ही ऑप्शन सही होगा इसमें। वनीशा आंसर इज करेक्ट।
हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से इस क्वेश्चन को। विदुषी सही है आपका आंसर, विदुषी, बरिसा, दिव्यांश आपका आंसर सही है। देखो क्या है कि इसमें कुछ डायरेक्शंस वगैरह दी नहीं गई है ना, तो वेलोसिटी सिलेक्टर का क्वेश्चन है ना, कि वेलोसिटी सिलेक्टर का क्वेश्चन है। तो बल्कि ये देखो मैंने यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डॉट बना दिया, ये मुझे कैसे पता चला आपको जानना था, मैं मैग्नेटिक फील्ड इसमें बाहर की तरफ हो, वैसे पता कि अगर यहाँ से कोई पार्टिकल बी से एग्जिट होता है और सेमी सर्कुलर पाथ नीचे की तरफ बना रहा है, तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टिकल है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन में जब हम v क्रॉस p करेंगे ऐसे ये ऊपर आएगा, लेकिन चूंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो डाउनवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड होगा ये बाहर जाके सर्किट में आएगा, फिर से यहाँ पे इंटर करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड को तो चेंज करता नहीं है, यहाँ भी से बाहर निकलेगा, तो फिर आप लोग v क्रॉस भी तो नीचे आ रहा है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पक्की बात आ गई। अगर ये इस तरह से बाहर में सेमी सर्किल बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर होना चाहिए, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब आपको पता है कि इसमें इसने बोला है कि एक प्लेट पॉजिटिव होगी, है ना, वन प्लेट जैसे इसको बोल रहा है ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, 1 पॉजिटिव होगी 2 नेगेटिव होगी, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनरिफ्लेक्टेड जा रहा है ना, तो अनरिफ्लेक्टेड तभी जाएगा इलेक्ट्रॉन जब इस मैग्नेटिक फोर्स को कोई इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करे। तो आपको है अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, तो ये केस पॉसिबल है। मैग्नेटिक फोर्स अगर डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग सकता है। सही बात है, अगर ये अनरिफ्लेक्टेड जा रहा है तो Fe की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, Fb की। है ना, कि जो Fe की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, Fb की। और हम जानते हैं इसके लॉन्ग इसके वजह से कितनी स्पीड होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि Vb की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू कैपिटल। तो V हम जानते हैं कि V की वैल्यू अगर E बाई B होगी तो वेलोसिटी सिलेक्टर कंसेप्ट से सीधे सही है, ये सीधे क्या मैग्नेटिक फोर्स की तरफ से नीचे टर्न हो गया, अब इधर आएगा, इधर भी वही है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स अगर हम इलेक्ट्रॉन की तरफ देखें आपको उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी होगी, तो उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स सब ऊपर लग जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर नीचे लगेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी ऊपर होगा जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो कौन से हायर पोटेंशियल पे होंगे, 1 है ना, कि 1 और 4 जो होंगे वो हायर पोटेंशियल विल बी हायर पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जरिए आपका हायर, है ना, तो इस तरह से समझो 1 और 4 क्या होगा आपका हायर पोटेंशियल, तो ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल विद योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इतने ही आपको जानना था। तो आज के इतने काफी है, नेक्स्ट वीक में विल स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, नया चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस सी कितना टाइम लगता है और आपके मेजर टेस्ट में वही आएगा जितना पढ़ाया जाएगा, है ना, मतलब जो नहीं अगर पढ़ाया गया आगे का तो नहीं है। मेजर टेस्ट का सिलेबस आ चुका है, हर वीक में एक मैं शीट भेजूंगा, उसको आप सॉल्व करते हैं, बेसिकली बेस्ड ऑन द 12th सिलेबस, क्योंकि 11th में मैं अभी बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं चाहता, 11th तो आप खुद से अपनी तैयार करें, एक बार 12th खत्म होगा फिर हमें लगेगा, क्योंकि अभी दोनों में अगर मिक्स हो जाएंगे ना तो फायदा नहीं। तो हर वीक एक शीट आएगी, वो शीट एक्चुअली मेडिकल में क्या होता है ना, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की आते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, थ्योरी के होते हैं, न्यूमेरिकल के अलावा, तो वो भी थोड़ी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो शीट में थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स दोनों, तो एक बार उसको आप सॉल्व करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. So